अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसे कि आप लोग जो आज का सेशन है हमारा अकॉर्डिंग टू जेन जी वर्सेस इस्लाम, इसके स्पीकर मोहम्मद नुमान वो इसके ऊपर बताएंगे इंशाल्लाह। बेसिकली जेन जी है क्या, और बेसिकली इसका क्या इफेक्ट पड़ा है आजकल की यूथ के ऊपर, और इस्लाम क्या पॉइंट बताता है, क्या कैसे ये लोगों को एथिस्ट बना रहा है और दीन से बागी कर रहा है। मैक्सिमम जो जेन जी के लोग हैं वो कैसे दीन से दूर होते जा रहे हैं, एंड सो ऑन। यूथ में कई खराबियात पैदा हो रही है, एलजीबीटी क्यू एंड सो ऑन, डिफरेंट चीज़ें। सो उसके वजह से मोहम्मद नुमान जो है हमें इसको ब्रीफली थोड़ा सा बताएंगे। सो नुमान, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद दुमान है। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया सोहेब भाई ने, आज का जो हमारा टॉपिक है जेन जी वर्सेस इस्लाम। बेसिकली हमने देखना है कि जनरेशन जी हम कहते किसे हैं और इस्लाम क्या है। तो पहला हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इस्लाम। ठीक है। तो हम जिस तरह देखें ना, इस्लाम के बारे में एक हमारे पास बहुत ही कॉमन लैंग्वेज बोली जाती है, इस्लाम इज कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। ठीक है। बेसिकली इस्लाम एक रिलीजन है जिसको फॉलो करने वाले मुसलमान कहलाते हैं, जो कि अब जो हमारे पास है ना, इस्लाम इज कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। यानी इस्लाम जो है वो हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है। ठीक है। जिंदगी के एक एक जो हमारा लम्हा है उसमें हमने क्या करना है, इस्लाम हमें वो बताता है। तो बेसिकली जो मुसलमान होते हैं वो अल्लाह पर यकीन रखते हैं। ठीक है। अपनी जो विल है बेसिकली उन्होंने अल्लाह को सुपुर्द की होती है। तो वो इस्लाम के फॉलोअर्स होते हैं। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, मोमिन एक लफ्ज यूज होता है। तो मोमिन इज रैंक हायर देन मुसलमान, सिंपल मुस्लिम। यानी मुस्लिम तो वो है ना जिसने बिलीफ ले आया अल्लाह पर, जिसने इस्लाम को मान लिया, जो उस पर यकीन ले आया। लेकिन नेक्स्ट जो है हमारे पास होती है जो टर्म है वो मोमिनीन है। मोमिनीन बेसिकली हम यूज करते हैं उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए लफ्ज जो कि ना कंप्लीट विल अपनी अल्लाह को जिनने सुपुर्द की होती है, जो कि अपनी लाइफ पे एक एक कदम पे हर जो उनका एक्ट होता है ना वो बेसिकली अल्लाह के अहकामात के मुताबिक होता है और वो उसके अगेंस्ट नहीं जाते, वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था उसमें एक लफ्ज था जेन जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेन जी। बेसिकली जेन जी जो है, हम हमारे पास जो है डिफरेंट जनरेशन हैं। जिस तरह ये आप चार्ट देख रहे हैं ना, अब इस पे जो हमारी डिफरेंट जनरेशन है इनमें से ही हमारी एक है जेन जी। जेन जी हम यूज करते हैं 1990 से बेसिकली जो स्टार्ट होते हैं और ऑलमोस्ट 2012 2012 तक टू बी एग्जैक्ट। ये विकिपीडिया का वैसे 1990 से 2010 के दरमियान भी जनरेशन जी होती है। और डिफरेंट जनरेशन है उसके अलावा हमारे पास मिलीनियल्स है, जनरेशन वाई जिनको हम कहते हैं। और उसके बाद जो हमारे आगे हैं प्रीसीडिंग मिलीनियल्स हैं, और उसके बाद जो हमें फॉलो करेंगी वो जनरेशन अल्फा है। अब जनरेशन जी को हम देखें ना, तो बेसिकली जनरेशन जी आज की ट्वेंटीज में जो एज में और टीन एज, बेसिकली वो जनरेशन जी है। और जो उसी के बाद जिस तरह जनरेशन अल्फा है जो अपनी टीन एज से अभी टीन एज में नहीं आई, वो जनरेशन अल्फा। और जनरेशन वाई होगी हमारी जो थर्टीज में जो जनरेशन है। तो अब जो हम देखें जनरेशन वाई और जनरेशन जो एक्स है और जो इस तरह की पुरानी जनरेशन है, और उनमें और जो जनरेशन जी है इसमें आप देखें काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ गए। बेसिकली जो ट्रेंड्स हैं डिफरेंट जनरेशन जी में, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम जाए ना, तो हम देखें जो है ट्रेंड्स के बारे में, डिफरेंट ट्रेंड्स इन जेन जी। अब जेन जी और जो पुरानी जनरेशन है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है टेक्नोलॉजी का। जो जनरेशन वाई वगैरह है और जनरेशन बेसिकली जनरेशन वाई में हम देखें उनके उनके ज़माने में मोस्टली टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, उनको अडॉप्ट करना पड़ा है अपनी इन सब चीज़ों में। लेकिन जो जनरेशन जी है उसने मोस्टली ये स्मार्टफोन्स वगैरह सोशल मीडिया ऑलमोस्ट अपनी बर्थ से देखी है। ठीक है। अब इसी तरह मतलब अब जो नेक्स्ट जनरेशन में जनरेशन असल टेक्नोलॉजी वाली वो होगी, क्योंकि उनके तो भाई स्टार्ट से ही, बिल्कुल स्टार्ट से, फ्रॉम अर्ली देयर बर्थ के टाइम से लेकर उनको ये टेक्नोलॉजी वगैरह मिलेगी। फिर कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस था पुरानी जनरेशन में और जनरेशन जी में। यानी अब जो पुरानी जनरेशन है उनमें कम्युनिकेशन इतनी इफेक्टिव नहीं थी, उनमें फेस टू फेस मीटिंग्स वगैरह ये ज़्यादा थी। लेकिन जनरेशन जी में हम देखें, जनरेशन जी जो प्रेफर करती है वो करती है टेक्सटिंग वगैरह सोशल मीडिया पे, और फिजिकल इंटरेक्शन इतना नहीं, मिलना जुलना नहीं है। और वैल्यूज़ वगैरह भी जो है वो पुरानी जनरेशन में ज़्यादा थी, मॉरल वैल्यूज़, और जनरेशन जी में वो कम हो गई हैं। और जनरेशन जी में एक और चीज़ बड़ी है, वो एक्सपेक्टेशंस वाला कि लोग क्या सोचेंगे, एक ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है। अब हम रिलीजियस ट्रेंड्स जो हैं जनरेशन जी के,
उसके बारे में देखें ना कि जनरेशन जी का रिलीजियस ट्रेंड्स पिछले साल से क्या चल रहा है। ये कुछ डेटा है 2008 से 2021 का। इसमें ये जो चार्ट्स हैं ये बेसिकली आपको शो कर रहे हैं कि जो वो जनरेशन जी की वो परसेंटेज जिनकी कोई रिलीजियस एफिलिएशन है ही नहीं, जो किसी भी रिलीजन से ना वो अपने आप को एफिलिएट करते ही नहीं है। जिस तरह ये भी ट्रेंड देखें हमें बढ़ता हुआ दिखता है। यानी अगर हम जनरेशन जी की बात करें ना तो 2016 में ऑलमोस्ट 39% ऑफ द जनरेशन जी एट दैट टाइम वाज एन एथीस्ट, बेसिकली जो खुदा का तस्वुर ही नहीं, खुदा को मानते ही नहीं। और ये हमें इंक्रीज होता ही दिख रहा है। और आज के भी जो आजकल का भी हमारा एरा चल रहा है इसमें भी ये ट्रेंड मजीद इंक्रीज ही होता जा रहा है। लेकिन जो मुझे मिला था ग्राफ वो थोड़ा पुराना था, तो ये 2021 तक ही है। अब अब हम आगे देखें नेक्स्ट मेजर इश्यूज जो हैं जेनजी के। हर जनरेशन को कोई ना कोई इश्यूज होते हैं। तो अब जेनजी के जो मेजर इश्यूज है ना उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि जो जनरेशन जी है ये सोशल मीडिया वगैरह इन सब के साथ ज़्यादा एफिलिएट है। बेसिकली बज़ाहिर हमें दिखती है जनरेशन जी के बहुत खुश है और कह लें मुलम्मा कारी, दैट्स वन ऑफ द मेजर इशू। सोशल मीडिया की लाइफ पिक्चर्स बहुत अच्छी अच्छी हैं हमारी, लेकिन असल में जनरेशन जी बहुत ज़्यादा सैड है। एक ये था। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्लाइड पे हम जो मेन पॉइंट है जनरेशन जी टेक्नोलॉजी और उसके साथ उसके एडिक्शन वगैरह। अब जनरेशन जी का सबसे बड़ा मेन इशू जो मेरे ख्याल से है ना वो टेक्नोलॉजी है। एक हिसाब से ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है, लेकिन जो मेजोरिटी है ना हमारी मेजोरिटी जनरेशन वो इसको पॉजिटिव वे में लेके जाने के बजाय ना नेगेटिवली लेके जा रही है। ठीक है। अब हमने जिस तरह पहले डिस्कस किया ना कि एथीस्ट बहुत ज़्यादा लोग होते जा रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है? एथीस्ट होने की परसेंटेज इंक्रीज क्यों कर रही है? क्योंकि हम देखें जो हमारे से प्रीवियस जनरेशन थी ना उनके जो थी बिलीफ, उनकी जो मोस्टली अकायद थे, जो रिलीजियस अकायद थे वो गौर फिक्रनी बिलीफ पर थे। यानी कि उनके पर्टिकुलर रिलीजियस स्कॉलर ने जो बात कह दी उनने वो मान ली। लेकिन जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ी, ठीक है, उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हुई। तो जब मुख्तलिफ लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, साइंस ने तरक्की की, एजुकेशन बढ़ी, तो अब उस वजह से कुछ सवालात बनते हैं हर बंदे के दिमाग में ना। तो क्योंकि जो हमारी प्रीवियस जनरेशन थी उस जनरेशन की ट्रेनिंग ही नहीं थी ऐसी कि वो इन सवालात के जवाब दे सके, क्योंकि उनके साथ हमेशा स्पून फीडिंग की गई। जो उनको उनके स्कॉलर ने पर्टिकुलर बता दिया उनने वो मान ली। और कम्युनिकेशन उस तरह तो थी नहीं कि वो किसी और से मतलब कंसल्ट करें या फिर उस पर उनने ना गौर फिक्र किया। तो जब टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई एकदम, ठीक है, 90s के बाद जिस तरह स्मार्टफोन्स वगैरह आए, सोशल मीडिया आया, तो टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई। अब उस वजह से जो हमारी जनरेशन थी उसके जो सवालात थे जब उनको उनके जवाबात ना मिले तो फिर रिलीजियस एफिलिएशन उनकी कम होती गई। और सेम सोशल मीडिया सबसे बड़ा आजकल का मसला, जिसमें पॉजिटिविटी बहुत है देखें अगर हम, लेकिन जो हम लेके जा रहे हैं उसको लेके जा रहे हैं नेगेटिविटी की तरफ। यानी पूरा पूरा दिन सोशल मीडिया पर बैठे हुए, इंस्टाग्राम चल रहा है, ठीक है, फेसबुक चल रहा है, ट्विटर चल रहा है। वैसे पाकिस्तान में तो ट्विटर बैन हो गया, लेकिन बहरहाल इंस्टाग्राम चल रहा है, व्हाट्सएप पे बैठे हुए हैं, बातें चल रही हैं, बेसिकली प्रोडक्टिव कोई काम नहीं हो रहा। एडिक्शन है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से मसला है ना जेनजी का, वो आजकल के दौर में सोशल मीडिया का इम्प्रॉपर यूज है। अगर सोशल मीडिया का हम प्रॉपर यूज करें ना तो ये बहुत ज्यादा एक इफेक्टिव चीज है। इससे आप देखें जिस तरह अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, बेसिकली हम सब अपने अपने घर में बैठे हुए अपनी अपनी जो ईज है कंफर्ट जोन में बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है अगर हम उसको प्रोडक्टिव वे में लेके चलें। लेकिन यही चीज को अगर हम नेगेटिविटी की तरफ ले जाएं, प्रॉपर चैनलाइज ना करें अपने टाइम को, बस टाइम वेस्ट करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब है हमारे पास, अब हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हम बैठ के सीरीज शुरू कर दें जो कि प्रोडक्टिव हो ही ना, बिल्कुल फजूल सी हो, ठीक है, या कोई ऐसी फजूल वीडियोस देखने लग जाए जिनका हमें फायदा ना हो, तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी का फिर हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर एडिक्शन हो ही जाती है, जाहिर सी बात है। जब एडिक्शन होगी अब नेक्स्ट, तो उसके बाद एडिक्शन के बाद नेक्स्ट अब हमारे साथ जो होगा काम वो डिप्रेशन होना है। डिप्रेशन एंड लोअर सेल्फ स्टीम जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, जो कि उसके बाद देखा जाए हमारी जो यूथ है ना इसका एक ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। जिस भी यूथ में देखें ना जो थोड़ा सा अनसक्सेसफुल है, अब अनसक्सेसफुल से मुराद अपने आप को अनसक्सेसफुल समझते हैं बेसिकली दुनियावी तौर पर, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत जल्दी, डिप्रेस्ड हो गए और सेल्फ स्टीम उनकी बहुत लो होती है। मतलब उनको इंपॉर्टेंस चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, अपने आप पे भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें।
अगर उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो उनने किसी और को मतलब क्या मुतासिर करना है। बेसिकली मुसलमान जो थे हमारे, जो हम कहानियां अपनी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में जो हमें पता लगता है कि हमारे किरदार ऐसे होते थे मुसलमानों के कि मुसलमानों को देखकर लोग रिलीजन एक्सेप्ट करते थे। लेकिन आजकल हमारी जो जनरेशन है, इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ही इतना लो है कि इनको कॉम्प्लीमेंट चाहिए। जो हमारी जनरेशन है इसको कॉम्प्लीमेंट चाहिए, अगले बंदे की तारीफ चाहिए। ये बहुत ज्यादा सोचते हैं कि अगला बंदा क्या कहेगा, और बात करते हैं लेकिन अमल नहीं करते उस पर। ठीक है, मतलब जिस तरह अब हम बैठ के करेंगे, बात करेंगे थोड़ी देर, ठीक है, एक हमारे में अंदर थिंकिंग डेवलप होगी कि भाई हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, हम गलत कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड अमल नहीं होगा उस पर। हम लोग बस बात करेंगे और फिर उसके बाद सब वही काम दोबारा से करने लग जाएंगे। यानी जिसने रील स्क्रॉलिंग करनी, इंस्टा पे बैठ के रील स्क्रॉल कर रहा होगा, प्रोडक्टिव कोई काम नहीं कर रहा होगा, और जो डिप्रेशन में था वो डिप्रेशन में रहेगा। कोई भी थोड़ा सा उसको फेलियर दिखना है, फिर उसने डिप्रेशन में चले जाना है, फिर टाइम वेस्ट करना है, कुछ भी प्रोडक्टिव करना नहीं। कॉन्फिडेंस तो है नहीं, कॉन्फिडेंस हो तो फिर उसके बाद आप आगे कुछ करोगे ना। एक कह लें वो होती है जिसे कहते हैं ना हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक ये बहुत ज्यादा है। यानी पब्लिकली हम देखें, पब्लिकली हम एक्सप्रेस ही नहीं करते अपने आप को एज अ मुस्लिम। ठीक है, अगर हम किधर बाहर चले जाएं हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में पड़े रहेंगे, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहेंगे। यानी मोस्टली लोग अगर बैठे हो किसी गैदरिंग में जहाँ पे उसके दोस्त हैं मोस्टली बंदे के, वो फॉलो नहीं करते दीन को, इस तरह प्रैक्टिस नहीं करते। अगर फॉर एग्जांपल कोई बेनमाजी है, उसके दोस्त हैं, ठीक है, वो नमाज नहीं पढ़ेगा उनके साथ, यानी एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब एक जनरल बात करो एग्जांपल के लोअर सेल्फ स्टीम है और कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करें ना, तो वो हमारे पास है दुनिया के बारे में, मटीरियलाइजिंग वर्ल्ड के जो लोग हैं ना, आजकल हमने हर चीज को मटीरियलाइज कर लिया है। ठीक है, अब जो बेसिकली गोल है वो क्या है, 9 to 5 रेस। जिस मर्जी बंदे से पूछ लें, किसी के कोई हायर कॉज नहीं है, सबका गोल छोटा सा है कि भाई 9 to 5 साइकिल है, आपने सुबह उठना है, जो डेली रूटीन है, नाश्ता वगैरह किया, अगर आप स्टूडेंट है आपने स्कूल भागना है, कॉलेज भागना है, ठीक है, उसके बाद अगर आप काम करते हैं तो आपने काम करना है, 5 बजे घर आना है थके हुए, खाना वगैरह खाना है, सो जाना है। बेसिकली ये साइकिल है जो रैट रेस चल रही है, और कोई हायर कॉस्ट के लिए वर्क करना ही नहीं चाहता, किसी की वो थिंकिंग ही नहीं। ठीक है, रैट रेस में लगे हुए मटीरियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है। अगर इलॉन मस्क है बेसिकली, ठीक है, उस रिचेस्ट मैन है, लेकिन क्या वो सुकून से बैठ के, भाई उसकी भी साइकिल चल रही है, डेली लॉसेस डेली गेम्स। ठीक है, तो ये साइकिल ऐसी है कि इंसान अगर अपनी पूरी जिंदगी भी करता रहे ना, तो ये साइकिल खत्म नहीं होगी, 9 to 5 साइकिल जो है। तो दैट रेस में मटीरियलाइज बहुत कर लिया लोगों ने। मतलब अगर आप देखें, आपको अपने से नीचे भी लोग मिलते हैं, अपने से ऊपर भी लोग मिलते हैं। ठीक है, यानी फाइनेंशियली अगर आप देख लें, फाइनेंशियली लोअर भी आपको मिलेंगे, फाइनेंशियली आपको अपने से बेहतर भी लोग मिलेंगे। लेकिन जो बेसिक है ना, आप जनरेशन को हमारी खुश रहना नहीं आता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एज अ स्टूडेंट बात करें, अगर एक बंदा है, उसके 90% मार्क्स आ रहे हैं ना, वो 90% पे भी ना खुश है। ठीक है, वो कह रहे हैं मेरे उससे ज्यादा क्यों नहीं है, आई कैन डू बेटर। ठीक है, अब जो हमारा क्या कहते हैं 95 98 वाले, वो टॉप के पीछे भाग रहे हैं कि हम टॉप करें, और जो नीचे हैं, मुझे नीचे कुछ होते हैं लोग हमारी तरह जो कि खुश हो जाते हैं, कंटेंट होते हैं, भाई से पास हो गए, ठीक है, लेकिन बेसिक रियलिटी है आपको पास जो हो ना, आपको उसमें खुश रहना सीखना है। स्ट्राइव करें बेटर के लिए, लेकिन ये एक बात है ना, एट द एंड जो आपकी रैट रेस है वो कभी खत्म नहीं होगी। वो मैट्रिक्स ऐसा है कि आप उससे खत्म कर ही नहीं सकते। अगर आप इसके पीछे बस दुनिया के पीछे भागते जाएंगे ना, आप खुश रहना नहीं सीखेंगे। तो आपकी ये जो रैट रेस है ना, ये खत्म नहीं होनी, ये चलती रहनी है। तो अगर हम नेक्स्ट मूव ऑन करें ना, तो एक और जो सबसे मेजर, सबसे बड़ा इशू आजकल का है, वो है हया का। कि जो हमारी जेंजी है ना, इसमें हया खत्म हो गई है। यानी कि अब जो हमने देखा, सीरीज वगैरह देखते हैं, मूवीज देखते हैं, और जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू ऐसा हो गया कि हया नाम की तो चीज ही नहीं रही। अब सिर्फ 2023 के आप स्टैट्स देख लेना, तो 2023 में ऑलमोस्ट मोर देन 6,000 जो रेप के केसेस हैं वो हुए हैं। ठीक है, अब जिसमें सबसे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 6,000 हुए हैं। जिसमें जो अगर हम फैसलाबाद की बात करें ना, तो फैसलाबाद में 728, लाहौर में 721, हाईएस्ट नंबर फैसलाबाद का रहा है। अगर हम इसको 6
24 6624 को डिवाइड करें ना 365 पे, इट मींस डेली 18 रेप्स इन पाकिस्तान। तो सबसे बड़ा इशू है ये, क्योंकि उसकी रीज़न यही है आपकी, जो पूरा दिन देखते रहते हैं, रील्स वगैरह पे आप देख रहे हैं या आप ड्रामास के थ्रू देख रहे हैं, उसमें आपको जो प्रोपागेट किया जा रहा है, आपकी थिंकिंग जिस तरह की जा रही है, और इस तरह ही होता है। फिर उसके बाद उसमें इस एक रीज़न अगर हम देखें तो एक रीज़न ये भी बहुत बड़ा है कि आपके लॉज नहीं है, इस्लामिक लॉज ना हो, तो उसकी वजह से आपका जो ये वाला कंसर्न है ये रहता है कि आपको पनिशमेंट नहीं मिलती, आप जो मर्जी कर लें। तो उस वजह से एक ये भी पॉइंट है। तो सबसे बड़ी, लेकिन जो बात है, सबसे बड़ी चीज़ है ना जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, लैक ऑफ पेरेंटिंग, मेजर इशू। ठीक है, कि पेरेंटिंग हुई नहीं जनरेशन जी की उस तरह, जिसकी सबसे बड़ी रीजन एक हमने पहले डिस्कस की थी, कि जो हमारी प्रीवियस जनरेशन थी यानी जनरेशन वाई थी, उसको टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से, कम्युनिकेशन ना होने की वजह से, उनकी उस तरह की ट्रेनिंग ही नहीं थी कि वो इस दौर में एडजस्ट कर सकें, इस दौर में जो है हमारी जनरेशन है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग कर सकें। अब जो हमारे क्या कहते हैं पेरेंट्स हैं, उनकी ना ट्रेनिंग उस तरह हुई हुई थी कि जो अभी के क्वेश्चंस हैं हमारे, वो उनके आंसर कर सकें। उनकी बेसिकली थी हमेशा से स्पून फीडिंग। ठीक है, अब स्पून फीडिंग के थ्रू तो वही जवाब नहीं दे सकते ना जो अभी जवाब अराइज हो रहे हैं, क्योंकि उनका वो इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं था, वो उस तरह उनकी थिंकिंग थी ही नहीं। अब आज आप देखें, आपको इतने क्वेश्चंस डेली लाइफ में मिलते हैं ना आपको डिफरेंट रिलीजन्स वालों की तरफ से, कि आप उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, साइंटिफिक बेसिस पे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि जो अगर आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई, आपने प्रॉपर स्टडी नहीं किया हुआ, तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से एक मेजर इशू था हमारा एथिज्म वाला, वो था। और भी जितने इश्यूज है ना, पेरेंटिंग जो है ना, पेरेंटिंग इज द मेजर कॉज। ये पेरेंट्स ने उस तरह पेरेंटिंग ही नहीं की, और उसकी रीजन स्कॉलर्स की स्पून फीडिंग, और वही एक पुरानी चीज पकड़ ली, बस वही तफसीर बयान कर करके, और वो भी प्रॉपर नहीं, क्योंकि अब एक बंदा कितनी कोई बयान करे, मतलब इस सेंस में कि कम्युनिकेशन उतना नहीं थी, तो एक बंदे के पास ना उतनी याद रहती है, चीज स्टोर रहती है। अगर हम मेजोरिटी की बात देखें ना, आपको स्कॉलर्स मिलेंगे अच्छे, लेकिन वो कम होंगे। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं, मोस्टली पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, उनसे आप जाके आजकल जो हमसे सवालात पूछे जाते हैं वो पूछें, तो मोस्टली को नहीं आते होंगे। क्योंकि जो हमारे चलता रहा 90s के बाद, जो हमारी ये फिरका परस्त लोग हैं, ठीक है, यानी फिरका परस्ती, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, उनको इतना ज्यादा इनकरेज किया गया, उनके साथ इतनी ज्यादा एफिलिएशन हुई कि मतलब अब एक फिरका दूसरे को खराब कर रहा है, और उसी बहस में पड़ा हुआ है कि भाई ये गलत है, मैं सही हूँ, और जो कॉमन कॉज है उस पर आना ही नहीं। तो एक ये बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद अगर हम इन जनरल बात करें कि मेजरली क्या हो रहा है प्रेजेंट हमारे फितनास जो हैं उन पे, तो ड्रग्स एक और बात आ गई। जनरेशन हमारी डिप्रेशन में है, ड्रग्स वगैरह चल रहे हैं। उसके बाद ये है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज अ मेजर कंसर्न, जो कि पहले भी बात हुई कि डेमोक्रेसी को हम फॉलो कर रहे हैं, डेमोक्रेसी से लेकिन आपके सॉल्यूशन निकलते ही नहीं मोस्टली, आप उससे जो है क्या कहते हैं मजीद फंसते जाते हैं डेमोक्रेसी में। एक ये बेसिकली एक और मसला है जो अभी भी मैं सोचा कि बेसिक सबसे बड़ा मसला ये है कि मसले को मसला माना जाए। अगर हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते ही नहीं है ना, तो उसके सोल्यूशन की तरफ हम आ ही नहीं सकते। अगर हम प्रॉब्लम प्रॉब्लम एक बार समझ लेंगे ना, यानी कि अगर हम एक बार समझ लें कि प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी, हमने डेमोक्रेसी चेंज करनी है, तो फिर हम उस पर वर्क भी करेंगे कि डेमोक्रेसी चेंज हो। ठीक है, लेकिन और सिस्टम दूसरा है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी हम चेंज करते ही नहीं, तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, डेमोक्रेसी को हम प्रॉब्लम मानते ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो चेंज हो। जब प्रॉब्लम मानेंगे फिर ही चेंज होगी। और ड्रग एडिक्शन सबसे बड़ा मसला, अगर हम देखें आजकल बहुत सी यूथ इसमें पड़ी हुई है, ड्रग्स के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब जिस तरह एक बहुत ही कह लें जिसको कॉमनली यूज किया जाता है, आप वेप या पॉड की एग्जांपल ले लें। अब अगर आप कहें कि वो ड्रग्स नहीं, ड्रग्स में बेसिकली निकोटीन तो होती है ना उनमें, एडिक्शन तो है। एक एडिक्शन जब पड़ गई, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो ड्रग्स को बहुत कॉमन कर दिया गया है। फिर इस्लामोफोबिया, आप इस्लामोफोबिया का देख लें, मुस्लिम्स को हर जगह जो है डिस्ग्रेस किया जा रहा है, उनकी जो है क्या कहते हैं वैल्यू है बेसिकली, वो हमने अपनी इतनी कम कर ली है कि मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं। उसकी रीजन है कि हम अपनी वैल्यू खुद कम करी जा रहे हैं। अब जिस तरह हमारा आप फलस्तीन वाला इशू ले लें, उस पर भी क्या किया, मोस्टली सोशल मीडिया पोस्ट कर दी। ठीक है ना, उस तरह हमने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को। बस अगर आप देखें जिस तरह
कोशिशें की गई, अगर उससे बेहतर की जाती तो बेसिकली गवर्नमेंट का भी कोई स्टैंड होता। लेकिन नहीं, फलस्तीन वाले इशू पर आप देख लें, गवर्नमेंट ने आपके कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने कुछ नहीं किया। बेसिकली हमने क्या किया, सोशल मीडिया पोस्ट की, गवर्नमेंट ने भी जाके एक स्टेटमेंट पास कर दी और उसके लिए कोई वर्क नहीं किया। ठीक है, अगर आप कहें आजकल के दौर में ये फिजिबल नहीं है कि आप जंग पे चले जाएं, वॉर शुरू कर दें, ठीक है, अगर वो फिजिबल नहीं है, लेकिन आप अगर अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें ना, तो फिर आप उनको कम से कम इतना कर सकते हैं ना कि वो एक स्टैंड पर आए, ठीक है, एक कॉमन और एक स्ट्रॉन्ग वॉइस आपकी रेज हो। वो भी नहीं हम कर सके, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी नाकामी है। और एथिज्म पहले डिस्कस हो चुका। उसके बाद है डिफरेंट रिलीजियस, जो हम डिफरेंट रिलीजन्स है। एक और मसला है कि हम उनको भी नहीं पढ़ते। यानी अगर हम देखें ना कि हम सब मोस्टली हैं बाय बर्थ मुस्लिम्स, ठीक है, बाय बर्थ मुस्लिम्स हैं, तो हम अपने रिलीजन पर गौर व फिक्र करते ही नहीं, ठीक है। अल्लाह जो है, हम अल्लाह हमें गौर व फिक्र करने की तलकीन करता है, अफला ताकिलून, ठीक है। और अल्लाह ताला हमें कहता है तदब्बुर करें। आप तदब्बुर हम करते ही नहीं, हम गौर व फिक्र करते ही नहीं, हम बस एक चीज़ है उसको फॉलो कर रहे हैं अकायद की बेस पर, उसको मान लिया। उसको जब हम फॉलो करते रहते हैं तो फिर जब हमसे कोई सवाल पूछ लेता है अगला बंदा, हमें उसका आंसर नहीं पता होता। तो एक और ये भी वीक पॉइंट है हमारा, अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो एथीस्ट जो मोस्टली बनते हैं उसकी एक ये भी रीजन होती है कि उनने हमेशा से स्पून फीडिंग की होती है और गौर व फिक्र नहीं की होती। गौर व फिक्र अगर वो करें, अगर वो अपने रिलीजन के बारे में पढ़ें और रिलीजन्स के बारे में पढ़ें, यानी अब अगर हम अब्राहमिक रिलीजन्स को ही ले लें, ठीक है, तो उनमें हमें बहुत सी चीज़ें कॉमन दिखती हैं। अगर हम उनके बारे में हमने स्टडी किया तो हमें पता हो बेसिक डिफरेंसेस क्या है, बात कहाँ पर आकर खराब होती है, किस रिलीजन में क्या मसला है। जब हमें ये सब पता होगा तो फिर ही हम प्रॉपर इस्लाम को फॉलो कर सकेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी कॉज क्या है, इस सब की जो शुरू से हम बात करें ना, कॉज और उसका सोल्यूशन। कॉज ये सबसे बड़ी इसकी कि हमने कुरान को फॉलो करना छोड़ दिया। अगर हम देखें, हम सब में जो कॉमन चीज़ है सारे मुसलमान में, मतलब आप मुसलमान के इतने मुस्लिम्स भी इतने फिरकास में, इतने ग्रुप्स में डिवाइड्स हैं, डिवाइडेड रूल लग चुका है, ठीक है, फिरके बन चुके हैं। तो जो मोस्ट कॉमन चीज़ है ना, मोस्ट कॉमन चीज़ है हमारे पास जो है वो कुरान है, ठीक है। अब अगर हम पहली जो हमारी सूरत है सूरह बकरा, उसकी ही आयत नंबर 2 देख लें। जालिकल किताबु ला रईबा, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, फी ही हुदल मुत्तकीन, और है इसमें हिदायत परहेजगारों के लिए, ठीक है, जो मुत्तकी हैं, मुत्तकी लोगों के लिए। तो अगर हम कुरान को ही नहीं फॉलो करेंगे, जिसमें जिसमें बेसिकली हिदायत के लिए हमारे पास गाइडेंस है, सारी हिदायत है, तो कुरान को ही नहीं फॉलो करेंगे, उस पर ही नहीं हम अमल करेंगे, तो ऐसे फिर हमारे पास जो है प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। इकबाल का एक शेर भी था कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। यानी हमने कुरान छोड़ दिया। अल्लाह ताला भी फरमाता है ना, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, और तुम मतलब अल्लाह की जो रस्सी है उसको मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो, ठीक है। लेकिन मेन कॉज हमारी कुरान को छोड़ दिया। अब अच्छा, सो जब तक वो ज्वाइन कर रहे हैं तब तक मैं थोड़ा सा आप लोग बता देता हूँ। जैसे कि वो बता रहे थे, जो मेन कोज है आजकल, जो मेन इशू क्या बन रहा है जिसकी वजह से हम लोग इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, अल्लाह से दूर हो रहे हैं, वो एक ही चीज़ है कि हमने बेसिकली कुरान को छोड़ दिया। अगर हम कुरान को पकड़े हैं तो हम लाइक इन चीज़ों को सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्योंकि कुरान हमें मेन सोल्यूशन देता है। अगर हम लोग कुरान को देखें तो कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि भाई ये हिदायत की किताब है, इसमें बशारत है, हिदायत है, तुम इसको फॉलो तो करो। लेकिन हम लोग फॉलो कर नहीं रहे। हम लोग किनको फॉलो करें? डिफरेंट और किताबों को या डिफरेंट और बाबा वालों को। हम लोग कुरान को खोलें तो सही। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है सूरह निसा के अंदर, 2 दफा सूरह निसा के अंदर कह रहा है, एक दफा सूरह मोहम्मद के अंदर कह रहा है, अफला यतदब्बरुन कुरान, क्या तुम लोग कुरान पे तदब्बर नहीं करते? देखें, हम लोग करते ही नहीं है। अगर हम लोग करें तो हमें पता चलेगा ना कि क्या मसले क्रिएट हो रहे हैं। कुरान में अल्लाह ताला हमें सोल्यूशन दे रहा है कि क्या तुम्हारे इर्द गिर्द जो एथियस्ट लोग हैं उनको क्या जवाब दो। कुरान बता रहा है कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो यहूदी है, निसार हैं, वो क्या खराबियां कर रहे हैं, उन्हें कैसे कुरान को, like, जो अपनी किताबें हैं, उनको कैसे मैनिपुलेट कर दिया हुआ है, अल्लाह के पैगाम को मैनिपुलेट कर दिया हुआ है। अब उठो, नौजवानों को कह रहे हैं सलाह कि तुम लोग जागो, इस चीज को अंडरस्टैंड करो, पढ़ो, देखो। लेकिन हम लोग कर नहीं रहे। हमने मेन कुरान को ही छोड़ दिया है। बहरहाल अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव वेव क्रिएट हुई है इस यूथ के अंदर, एक पॉजिटिव वेव क्रिएट हुई है, जो कि बेसिकली जैसे कि पिछली यूथ जितनी गई है, जितनी भी जनरेशन गई है, वो इस्लाम से दूर रही है। मगर जो अब की यूथ है वो फिर भी कहीं ना कहीं इस्लाम से जुड़ रही है।
कोई मुफ्ती तारिक मसूद को सुन रहा है, तो कोई साहिल को सुन रहा है, कोई इंजीनियर मिर्जा को सुन रहा है, तो कोई डॉक्टर जाकिर नाइक को, कोई मोहम्मद अली जो है उनको सुन रहा है, तो कोई नुमान अली खान को। जो सुन रही है, मगर मसला ये है कि यहाँ पे भी एक गड़बड़ हो रही है। कोई बंदा है तो सर साहिल को सुन रहा है, तो उनके पीछे फैलोशिप में लगे हुए हैं। कोई इंजीनियर मिर्जा को सुन रहा है, तो उनके पीछे लगे हुए हैं। हमने यहाँ पे भी वही जो पिछले जनरेशन करती है, ये हमने वही करना शुरू कर दिया है। जो वे भाई, लेकिन हमने उसको भी खराब कर दिया कितना, कि जैसे हमारे बाप दादा करते रहे हैं, कि उन्होंने एक मौलवी को पकड़ लिया, एक सेक्ट को पकड़ लिया और उसी के पीछे लगे रहे। हमने किया, हमने उसी तरह एक मौलवी को पकड़ लिया, एक मुफ्ती को पकड़ लिया, एक इंजीनियर को पकड़ लिया, एक साहिल को पकड़ लिया, और उन्हीं के पीछे लगे रहे हैं। हमने नहीं सोचा कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को ग्रो करो, उनकी बातों को आगे फैलाओ। ठीक है, हमने क्या, हमने शख्सियत प्रस्ती के बेस पर लोगों को फैलाना शुरू कर दिया। कोई बंदा इंजीनियर के खिलाफ बोल दे, अगला बंदा उठ के बोलना शुरू होता है कि भाई तुम गलत बात कह रहे हो। बस उसकी बातों का डिफेंड करना, उसने जो बात की उसको डिफेंड करो, लेकिन हम लोग करते नहीं। हम लोग इख्तलाफात में पड़ गए हैं। इख्तलाफात क्यों पड़े हमें हमारे दरमियान, हम लोग तफरके में क्यों पड़े हैं, उसकी एक ही वजह मिलती है, कुरान से दूरी। बहरहाल नुमान भाई ज्वाइन कर चुके हैं, सो वो आगे से कंटिन्यू करते हैं। जी जी, कंटिन्यू करें आप। हाँ, तो बेसिकली जिधर मैं बात जिस पॉइंट पे कर रहा था ना, वो मैं ये कह रहा था कि जो इन सब के कॉज यानी हमने डिस्कस की ना, कि बेसिकली कॉज क्या है हमारी, कि हमने कुरान को छोड़ दिया है। यानी अल्लाह ने जो हमें कहा, वातसिमु बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, हमने उस रस्सी को ही छोड़ दिया, यानी हमने कुरान को ही छोड़ दिया। अब हम गौर व फिक्र करते ही नहीं ना, तदब्बुर करते हैं अल्लाह की बात पे कि अल्लाह क्या कह रहा है। जब अगर हमने ये करना ही नहीं, तो फिर एट द एंड यही होगा, हम एथीज्म और उसके बाद ये जो टिकटॉक्सिक हमारा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, टिकटॉक वगैरह हो गई और सोशल मीडिया हो गया, इसका गलत इस्तेमाल हो गया, हम इन सब के पीछे ही पड़े रहेंगे, ठीक है। और हमने फिर आगे प्रोग्रेस करना ही नहीं। जिस तरह जो हमारे हैं, क्या कहते हैं, आजकल के हालात बने हुए हैं, यानी हमारी जो आइडेंटिटी है, मुस्लिम आइडेंटिटी, वो सारी खराब हुई हुई इसी वजह से। और जो अगर हम देखें ना, जो कुरान है, कुरान को हम क्यों लेकर चले, बेसिकली हमारे पास और भी तो डिफरेंट चीजें हैं सिर्फ, लेकिन कुरान को हम क्यों पकड़े, अल्लाह की कुरान को पकड़ने का क्यों कह रहा है। तो कुरान हम देखें, कुरान इटसेल्फ एक मिरेकल है, ठीक है। बाकी हम देखें मिरेकल्स में जो मुख्तलिफ अंबियात है, अगर हम उस पर फोकस करें, उनको, उनकी कौम को यकीन दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मौजज़ात दिए। तो हमारा जो सबसे बड़ा मुआवजा वो कुरान है, और वो बाकी मुआवजों से भी बेहतर। किस तरह, अगर हम देखें तो कोई भी मुआवजा होता है वो एक जनरेशन के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन कुरान हमारा मोर देन 1400 ईयर्स हो गए, वो वैसे का वैसे ही है। और बाकी मुआवजे तो आप देखें ना, एक जनरेशन में खत्म नहीं हो गए। यानी अगर अल्लाह ने एक नबी को कोई मुआवजा दिया, वो उस नबी तक ही महदूद था ना, उस नबी के जाने के बाद तो वो मुआवजा खत्म हो गया। लेकिन कुरान हम देखें, कुरान एक कह लें टिल एंड, आखिरत तक रहने वाला है। हर दौर की जो है क्या कहते हैं, हर दौर के तकाजों के मुताबिक है, ठीक है। कुरान में जो हमें, कुरान बेसिकली हमें हिदायत देता है, हिदायत देता है। जिस तरह अगर हम जो है डेजर्ट में एक चल रहे हैं, रेगिस्तान में, हमारे पास कोई उसकी लोकेशन नहीं है, लोकेशन नहीं लगाई हुई हमने, हमें पता नहीं है हमने जाना कहाँ है, ठीक है, गाइडेंस नहीं है। तो बेसिकली कुरान हमें गाइडेंस दे रहा है, जो कि अल्लाह ताला ने भी कुरान में बताया था। जिस तरह पहले बात हुई थी, हुदल लिल मुत्तकीन, यानी स्टार्ट में ही बिल्कुल। और उसके बाद अगर हम सूरह फातिहा जब पढ़ते हैं, सूरह फातिहा में भी हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि हमें सीधे रास्ते पर चला, जो रास्ता है बेसिकली उन लोगों का जो तेरी राह में नेक बंदे, जो कि ख्वार नहीं हुए, ठीक है। तो और उसके बाद वही ला रईबा, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। तो बेसिक सोल्यूशन कुरान ही है। अगर हम बात करने बैठे ना, तो बहुत ज्यादा देर तक बात कर सकते हैं कि बेसिकली जो बात हुई थी लैक ऑफ ट्रेनिंग पर, एग्जाम स्ट्रेस, रेप और थेफ्ट, और उसके बाद हया, नशा, और जिस तरह के जितने भी ज्यादा सारे इश्यूज हैं, बहुत देर तक हम बात कर सकते हैं। लेकिन जो मेन है यही कि आप कुरान को थामें, कुरान पे, वो कुरान को फॉलो करें, और उसके बाद जो है अपना एक हायर कॉस्ट सेट करें, अपनी ना लाइफ का एक मकसद सेट करें। वो जब तक आपकी लाइफ का कोई एक मकसद, एक गोल सेट नहीं होगा, तो आप भटकते रहेंगे एक नेवर एंडिंग साइकिल में, जो 9 to 5 जॉब की साइकिल है, आप उसमें फंस जाएंगे आप। और दूसरी बात ये कि खुश रहना सीखें। मोस्टली हमारी जो जनरेशन है ना, वो खुश रहना पसंद ही नहीं करती। अगर आप देखेंगे, आपसे ऊपर भी आपको लोग मिलेंगे, नीचे भी मिलेंगे, लेकिन आप जो है ना, उसमें अगर खुश रहना सीख लेंगे ना, और अपनी जो दीन है उस पर अमल करेंगे, तो बेसिकली आप तभी सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप खुश रहना ही नहीं सीख रहे, आप अपनी सारी लाइफ स्ट्रेस में गुजार रहे, ठीक है, और कुरान को फॉलो ही नहीं कर रहे, तो आपकी ना दुनिया अच्छी गुजरेगी, ना ही आखिरत अच्छी होगी।
क्योंकि आप अमल तो कर नहीं रहे। एक देखे ना, एक बात को मान लेना, एक बात को सही जानना, पहला पॉइंट वो है। लेकिन जब आप सही जान लें एक बात को, आप मान लें कि भाई ये बात ठीक है, फिर उस पर अमल करें। जिस तरह अगर हमने कोई चीज सही करनी होती है, कोई प्रॉब्लम है उसको खत्म करना होता है, तो पहले हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। ये फर्स्ट चीज है, फर्स्ट चीज हो गई। हमने कंसिडर कर लिया कि भाई कुरान इज द सोल्यूशन, ठीक है। और कॉज भी हमारी यही थी कि हमने कुरान को छोड़ दिया। तो अब नेक्स्ट क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है हमारा, कि हम कुरान को फॉलो करें, हम उसमें जो है हिदायत है, उसमें जो अहकामात है उनको फॉलो करें, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ही हम बेसिकली सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। और उसके बाद अगर हम देखें ना, हमारा जो नेक्स्ट है, एक एक पॉजिटिव साइन जो हमें टेक्नोलॉजी के साथ मिला है, यानी अगर हम अपने आप को जनरेशन वाई से कंपेयर करें ना, तो वी आर अ वे बेटर देन देम, ठीक है। क्योंकि अब आप देख लें, मैं कुछ पिक्चर्स लगाई थी, ठीक है, जो मोस्टली हमें सोशल मीडिया पर चेहरे दिखते हैं, जिनमें तारिक मसूद साहब, तारिक जमील साहब, इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा, और मुफ्ती मनक, नुमान अली, साहिलुद्दीन, डॉक्टर जाकिर नाइक, यूथ क्लब, और एंड मैनी मोर, ठीक है, और भी बहुत ज्यादा है। अब इन का एक देखें पॉजिटिव इफेक्ट आपको ये दिखा है कि बच्चा बच्चा, अब आप देख लें यूथ का, आपको हदीस हवाला के साथ बता रहा होता है कि ये इसके साथ वेरीफाइड है, कुरान की आयत भी बता रहा होता है आपको, कुरान के आयत के थ्रू रेफरेंसेस दे रहा होता है, जो कि आप मेरे ख्याल से जेन वाई में सोच भी नहीं सकते कि इतने कॉमनली होगा। तो ट्रिब्यूट देनी पड़ती है हमें कि हमने मतलब अपने जो हैं सेलिब्रिटीज, यानी जो हमारी जनरेशन वाई थी, उनके सेलेब्स क्या थे, बॉलीवुड एक्टर्स हो गए या हमारे डिफरेंट एक्टर्स हो गए, हमने इन लोगों को प्रमोट किया है, हमने इनको अपने जो कहते हैं सेलिब्रिटीज की लिस्ट में शामिल किया है। अब ठीक है, इख्तलाफात होते हैं, हर स्कूल ऑफ थॉट के अपने अपने इख्तलाफात होंगे, इसमें भी बहुत से लोग होंगे जिनको इनसे इख्तलाफात हो गए, इनमें मौजूद लोगों से जिनकी मैंने पिक्चर्स लगाई है। लेकिन अगर आप देखें ना, बेसिक बात यह है कि एक चीज चल पड़ी है, ठीक है। और अगर इसी तरह हम लेकर चलते रहे ना आगे, तो इंशाल्लाह जो हमारा स्टेटस गया हुआ है ना एज अ मुस्लिम, तो वो हमारा स्टेटस वापस रीगेन हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रख सकते हैं बेहतरी की, क्योंकि वी हैव डन अ वे बेटर देन जेन वाई, ठीक है। हमने सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखे, लेकिन ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है बहुत बड़ा, क्योंकि यही लोग हैं जिनके थ्रू, जिनने इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में यूज किया है। और हम लोग आज देख लें, आज भी बैठ के बात कर रहे हैं, तो मोस्टली टीचर्स यही होते हैं। बाकी इख्तलाफात सबकी अपनी जगह, मेन जो पॉइंट है हमारा, जो मेन कॉमन चीज़ है, दैट इज़ कुरान। और एट एंड कंक्लूजन यही है कि प्रैक्टिकल हों और कुरान को इम्प्लीमेंट करें, रियलिटी पर रहें और खुश रहना सीखें, तभी हम अपनी दीन और दुनिया दोनों को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। और जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। बाकी सेशन को हमने डिटेल ज़्यादा नहीं गए एक एक चीज़ की, क्योंकि बेसिक मसाइल तो आपको पता है। तो बाकी होप फॉर द बेस्ट के इंशाल्लाह वी विल डू बेटर, और अपने आप को कुरान के थ्रू हम मेंड करेंगे और कुरान को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन।